हेलो, नमस्कार और आदाब तमाम दोस्तों को आपके दोस्त और रहनुमा इरफान की तरफ से एक बार फिर आपके अपने चैनल एस्ट्रो एश्योरेंस के साथ। एक चीज जो हम में से बहुत लोगों में कॉमन है वो ये कि हम अच्छी चीजों के अपने साथ और अपनी जिंदगी में होने का इंतजार नहीं कर सकते। हम हमेशा अच्छे मौके के इंतजार में रहते हैं। हम हमेशा इस इंतजार में रहते हैं कि नेकी हो, कुछ बड़ा, अच्छा, खूबसूरत और परवान चढ़ने वाला हमारी जिंदगी में हो। और इसलिए हम हमेशा इंतजार करते रहते हैं कि वो वक्त कब आएगा जब किस्मत चमकेगी और कब वो, आप जानते हैं, खुशहाली की घंटियां बजेंगी। अब जब हम इसे अपने जन्म पत्री के नजरिए से, इल्म नजूम के नजरिए से देखते हैं तो हम दशा पीरियड्स को देखते हैं और हम सोचते हैं कि ठीक है, बृहस्पति मेरे लग्न का मालिक है, बृहस्पति अच्छी जगह पर बैठा है या बुलंद है, वो भी लग्न में, तो मेरा अच्छा वक्त आ गया। अगर शुक्र की दशा आ गई है तो उसे मेरे लिए बहुत सारी तरक्की और फायदे लाने चाहिए अभी। लेकिन अक्सर ऐसा नहीं होता कि जैसे ही दशा आए हमें वो नतीजे मिले जो दशा को देने चाहिए। और कभी कभी हमारे बुलंद ग्रह की अंतर्दशा 2-3 साल के लिए आती है और फिर हम उम्मीद करते हैं, ठीक है, दशा बृहस्पति की है और अंतर्दशा है, मान लो चांद की, चांद बुलंद है और उससे कि मेरे पास गजकेसरी योग है तो मुझे बहुत खूबहाल होना चाहिए, मुझे, आप जानते हैं, पैसों में तैरना चाहिए और बहुत सी अच्छी चीजें मेरी जिंदगी में होनी चाहिए क्योंकि मेरा दशा पीरियड अच्छा है और शुरू हो गया है। लेकिन बस यही नहीं होता जिंदगियों में। बस कुछ खास वक्त के टुकड़े ही होते हैं जब लगता है कि कुछ क्लिक करता है, कुछ होता है। वो क्या चीज है जो चीजों को क्लिक करवाती है, होने देती है, और वो क्या है जो चीजों को होने में मदद करती है उन अजस्र ताकतों के आधार पर। और यही वो है जो ग्रहों का गोचर, या जैसे हिंदी या संस्कृत में कहते हैं, हमारे पास लाता है। तो गोचर और कुछ नहीं बल्कि ब्रह्मांड में ग्रहों की लगातार हरकत है और वो हमेशा एक गति या गति के चक्र में रहते हैं। तो वो हमेशा गोचर में ही रहते हैं। लेकिन चूंकि ग्रह धीमे चलने वाले हैं, सबसे धीमा शनि और सबसे तेज चांद है, तो उनके गोचर हमारे लिए अलग अलग नतीजे लाते हैं, इस बात पर आधारित कि वो कितनी तेज या धीमे चलते हैं। जितना तेज ग्रह चलता है वो एक खास निशान या एक खास घर में कुछ दिनों के लिए रहता है, जैसे चांद से लेकर लगभग 2.5 साल तक, जैसे शनि। तो जाहिर है, चलते हुए ग्रह के पास हमारी जिंदगी पर गहरा असर डालने के लिए बहुत कम वक्त होता है और इसलिए वो हमारे लिए नतीजों का छोटा सा अवशेष छोड़ते हैं, बजाय इसके कि बड़े बड़े बदलाव, बड़ी बड़ी इस्लाह लाएं। हालांकि एक ग्रह जो किसी खास घर में बहुत वक्त गुजारता है, उसके पास बहुत सारे बदलाव, बड़े बड़े बदलाव और सुधार लाने के बहुत मौके होते हैं। और यही वजह है कि बृहस्पति और शनि का गोचर, सबसे धीमे चलने वाले ग्रह, बृहस्पति के साथ जो कम से कम 1 साल एक घर में गुजारता है, जबकि शनि लगभग 2 साल और 5-6 महीने, वो सबसे अच्छे बदलाव, सबसे अच्छे फायदे या जिंदगी बदल देने वाले मौके और जिंदगी बदल देने वाली घटनाएं हमारे अंदर लाते नजर आते हैं। और इसलिए जब भी हमारी जिंदगी को बदलावों, मौकों, घटनाओं, सूरत हाल के चश्मे से देखने की जरूरत हो, गोचर का अध्ययन हमारे लिए सबसे अहम हो जाता है। और इसलिए जब हम ग्रहों की दशा और अंतर्दशा को देखते हैं और कि वो जन्म पत्री में कैसे बैठे हैं, चाहे वो बुलंद हो, कमजोर हो, जले हुए हो, जो भी हो, या यहाँ तक के साए ग्रह राहु और केतु की दशा या अंतर्दशा, ये बहुत जरूरी है कि हम गोचर का भी बहुत गौर से अध्ययन करें क्योंकि गोचर ही नतीजों के होने की कुंजी है। दशा एक वक्त लाएगी कि कोई घटना हो सकती है, नतीजा पहुंचाने वाला बेशक अंतर्दशा का ग्रह होता है जिस ग्रह की अंतर्दशा चल रही थी। हालांकि ट्रिगर होगा किसी ऐसे ग्रह का गोचर जो किसी खास घटना के होने के लिए अहम और जरूरी हो, इस बात पर आधारित कि वो ग्रह जो गोचर कर रहा है वो किस चीज का कारक है, और दूसरा, वो किस घर में गोचर कर रहा है, और तीसरा, वो ग्रह किस घर का मालिक है और आपकी जन्म पत्री में कहाँ बैठा है। तो कई सारे अंश मिलकर आपको नतीजे देते हैं। तो ये एक तरह से नुस्खे की तरह है। कोई भी नुस्खा अगर आप देखें, जितना ज्यादा आप जानते हैं, नुस्खा उतना ही स्वादिष्ट, उसमें उतने ही ज्यादा स्वाद होंगे।
और बहुत सारे अवयव होंगे और हर चीज के लिए एक प्रोसेस होगा। तो 4-5 चीजें होंगी जिन्हें सही वक्त पर, सही हालात में, सही मात्रा में, सही तापमान पर एक साथ आना होगा ताकि आपको उस डिश का स्वाद मिले। ठीक यही बात आपकी जिंदगी में कुछ घटनाओं के होने के लिए भी है। एक अच्छा लग्न होना चाहिए, अच्छी ग्रह स्थितियां, अच्छे योग और फिर अच्छा दशा और अंतर्दशा का पीरियड और फिर ट्रिगर, अहम ग्रहों का गोचर जो उस सूरत ए हाल पर असर डाल रहे हों। तो चलिए देखते हैं कि गोचर हमारी जिंदगी पर कैसे असर डालते हैं। अब मैं आपको अपनी जिंदगी की हालिया घटनाओं में से कुछ मिसालें देता हूं ताकि इस बात पर कुछ रोशनी पड़े कि उन गोचरों की वजह से जिंदगी कैसे रूप धारण कर सकती थी, बजाय इसके कि आपको कुछ सतही मिसालें दूं। करीबन 2 साल और 5 महीने 2017 से जनवरी 2020 तक शनि धनु राशि से गोचर कर रहा था। धनु राशि वालों ने शनि का असर अपने लग्न में, अपनी जिंदगी में, अपने पहले घर में महसूस किया होगा। और क्योंकि शनि गोचर कर रहा है, जब वो धनु में गोचर कर रहा है तो वो बृहस्पति के निशान में गोचर कर रहा है। तो बृहस्पति का दूसरा घर मीन और मीन लग्न वालों ने भी शनि का असर कुछ हद तक महसूस किया होगा, खासतौर पर क्योंकि मीन लग्न वालों के लिए धनु आपके 10वें घर, करियर का घर का मालिक है। तो जाहिर है धनु राशि वालों पर सबसे ज्यादा असर पड़ा होगा क्योंकि शनि लग्न पहले घर से गोचर कर रहा था और असर खुशहाली या फलदायी घटनाओं के सबसे अच्छे हालात नहीं रहे होंगे जो शनि द्वारा ट्रिगर हुए हों। लेकिन क्योंकि शनि धनु का दुश्मन है और धनु बहुत तेज तर्रार आतिशी निशान है, जबकि शनि बहुत ठंडा ग्रह है और शनि मकर राशि के मिट्टी के निशान का मालिक है और शनि कुंभ राशि के हवाई निशान का मालिक है, तो वो ऐसे आतिशी निशान जैसे धनु के साथ अच्छी तरह नहीं घुलता। शनि दरअसल एक आतिशी निशान मेष में कमजोर हो जाता है और शनि दूसरे आतिशी निशान सिंह में भी अच्छे नतीजे नहीं देता। तो शनि का धनु राशि से धनु लग्न वालों के लिए, वो भी लग्न से गोचर करना, यकीनन धनु राशि वालों की जिंदगी पर कुछ असर लाया होगा। अब सितंबर 2017 के अंत में शनि अभी धनु में गोचर किया था और धनु राशि वालों ने उसे महसूस किया होगा। वो एक ग्रह का गोचर था। और फिर पिछले साल 2019 में मार्च में केतु भी मकर राशि से निकलकर धनु में लग्न में गोचर कर गया। तो अब धनु लग्न वालों के लिए क्या हुआ होगा? आमदनी और बचत के दूसरे घर से, जो धनु वालों के लिए मकर राशि है, केतु का लग्न में जाना मतलब अब शनि पहले ही आपके लिए बहुत सी चीजें धीमी कर चुका होगा। धनु वालों के लिए शनि, जो दूसरे और तीसरे घर का मालिक है, इसका मतलब कि आपने बहुत मेहनत तो की होगी, फिर भी आपको मेहनत का फल उस हद तक नहीं मिला होगा जितनी मेहनत डाली गई थी, और बहुत सी चीजें धीमी पड़ गई होंगी। चीजें उस तरह नहीं हुई होंगी जैसे आपने सोचा था कि होनी चाहिए। कुछ मामूली चोटें या कुछ मामूली सेहत की चुनौतियां भी आ सकती हैं। छोटी यात्राओं ने शायद आपको नतीजे नहीं दिए होंगे। धनु राशि वालों ने वैसे भी ये करीबन 2 साल और 3-4 महीने झेला होगा। जाहिर है सभी धनु लग्न वालों को एक जैसा नहीं लगा होगा, क्योंकि हर इंसान के लिए इस बात पर आधारित कि आपकी जन्म पत्री में शनि कैसे बैठा है, बृहस्पति कैसे बैठा है, ये जरूर भूमिका निभाता है। हालांकि आम तौर पर, मिसाल के तौर पर, धनु लग्न वालों के लिए हालात बहुत गुलजार नहीं रहे होंगे। और फिर पिछले साल मार्च में केतु का लग्न में जाना बहुत सी चीजों को खत्म या नकार करने वाला रहा होगा। तो धनु राशि वालों ने शायद बहुत मेहनत तो डाली होगी, फिर भी किसी वजह से उन्होंने सोचा होगा कि चीजें बन नहीं रही हैं। इतनी मेहनत के बावजूद कुछ हो नहीं रहा, कुछ क्लिक नहीं कर रहा। क्योंकि केतु जब किसी घर या निशान में जाता है तो वो उस खास निशान के, उस खास घर के नतीजों को खत्म या नकार देता है। तो जाहिर है लग्न में जाना मतलब चीजें और धीमी पड़ गई होंगी। हकीकत में धनु राशि वालों ने महसूस किया होगा कि अब चीजें थम सी गई हैं। ये हुए धनु राशि वालों के लिए हालात। अब मिसाल के तौर पर कन्या लग्न वाले किसी शख्स के लिए क्या हुआ होगा? कन्या लग्न वाले के लिए धनु चौथा घर है। तो जाहिर है कन्या लग्न वालों के लिए घर पर या जायदाद से जुड़े
अपने तमाम माल असबाब से जुड़े सबसे ज्यादा चैलेंज या दबाव महसूस हुए होंगे। मिसाल के तौर पर इल्म और हर वो चीज जो आपकी दौलत या फायदे का हिस्सा मानी जा सकती है या बनती है, उन सब पर असर पड़ा होगा। पहले शनि और फिर केतु के आपके चौथे घर से गोचर करने की वजह से। मिसाल के तौर पर तुला लग्न वालों के लिए शनि चौथे घर का मालिक है और फिर तीसरे घर से गोचर कर रहा है, जिसका मतलब हुआ कि संवाद के नजरिए से, छोटी यात्राओं के नजरिए से और औलाद के नजरिए से भी कुछ उतार चढ़ाव वाली चुनौतियां रही होंगी। कन्या लग्न वालों ने ये महसूस किया होगा, और इसलिए भी क्योंकि शनि चौथे घर का मालिक है और तीसरे घर में एक दुश्मन निशान में जाता है। इसका मतलब कि कन्या लग्न वालों ने जितनी भी मेहनत की होगी, ज्यादा माल असबाब, ज्यादा चीजें या पैसा जमा करने या बचत करने के लिए उन्हें वैसे नतीजे नहीं मिले होंगे जैसी उम्मीद थी। बेशक हर कन्या लग्न वाले इंसान में कुछ बदलाव होंगे, इस बात पर आधारित कि आपकी जन्म पत्री में, आपकी जन्म पत्री में वो ग्रह कैसे बैठे हैं। हालांकि काफी हद तक माल असबाब के नजरिए से चुनौतियां रही होंगी, तो हर शख्स के लिए चीजें अलग रही होंगी। तुला लग्न वालों के लिए मिसाल के तौर पर शनि चौथे घर का मालिक है, तो तुला लग्न वालों ने महसूस किया होगा कि जितनी मेहनत करो वो पैसा जमा नहीं कर पा रहे हैं, वो माल असबाब हासिल नहीं कर पा रहे हैं, चाहे वो जायदाद हो, गाड़ियां हो, जेवर हो या जो कुछ भी कह सकते हैं। यकीनन तुला लग्न वालों ने ये चुनौती महसूस की होगी। कन्या लग्न वालों के लिए मिसाल के तौर पर धनु चौथे घर का मालिक है और शनि आपके पांचवें घर का मालिक है, तो चौथे घर का मालिक चौथे घर में जा रहा है, पांचवें घर का मालिक चौथे घर में जा रहा है, और फिर केतु, तो घर में कुछ खुशियां लाने से जुड़ी बहुत सारी मेहनत, या यहाँ तक कि कुछ कन्या लग्न वालों के लिए औलाद का होना आसानी से नहीं हुआ होगा, या उसमें मेहनत करनी पड़ी होगी, या बच्चों के मुद्दे वक्त वक्त पर ट्रिगर होते रहे होंगे, या कुछ बेचैनी भी पैदा हुई होगी। तो कुछ के लिए निवेशों ने वो मुनाफा रिटर्न नहीं दिया होगा जिसकी उम्मीद थी, और कन्या लग्न वालों के कुछ निवेश फंसे हुए रहे होंगे। तो शनि और केतु के धनु राशि से गोचर की वजह से विभिन्न लग्नों के लिए इस बात पर आधारित कि धनु कौन सा घर है, चीजों ने अलग अलग रूप लिए होंगे। मिथुन लग्न वालों के लिए धनु सातवां घर है, रिश्तों का घर, तो रिश्तों में उतार चढ़ाव महसूस हुआ होगा, और मिथुन लग्न वाले बहुत से लोगों के लिए शादी होना, नौकरी मिलना, बिजनेस में कामयाबी मिलना यकीनन प्रभावित हुआ होगा शनि और केतु के गोचर की वजह से, दो ग्रहों के गोचर की वजह से उनके सातवें घर से। तो ये सिर्फ दो ग्रहों का गोचर था। पहले हमने सिर्फ शनि का गोचर देखा, फिर हमने दो ग्रहों का गोचर देखा, शनि और केतु। फिर क्या हुआ? पिछले साल नवंबर 2019 में बृहस्पति वृश्चिक से निकलकर धनु राशि में गोचर कर गया। अब धनु राशि वाले वैसे भी पिछले 4-5 सालों से बृहस्पति के कन्या, फिर तुला, फिर वृश्चिक जैसे मुश्किल निशानों से गोचर की वजह से वैसे ही कुछ दबाव में थे, और फिर जब बृहस्पति धनु में गया, शनि और केतु पहले से ही वहां उसका इंतजार कर रहे थे, और बृहस्पति धनु का मालिक है। हालांकि दो तगड़े पापी ग्रह उसकी सारी एनर्जी सोख रहे हैं, हो सकता है वो आपको वो नतीजे नहीं दे पाया होगा जिनकी आपको उम्मीद थी। बृहस्पति फिर भी आपको कुछ मौके देता, लेकिन उतने नहीं जितना बृहस्पति वरना देता। तो जाहिर है इसका मतलब हुआ कि अब धनु राशि से 3 ग्रहों के गोचर के साथ धनु राशि वालों के लिए लग्न से, मकर राशि वालों के लिए 12वें घर से जो नुकसान, ज्यादा मेहनत लेकिन उतने फायदे नहीं, विदेशी मसले या विदेशी सलाहकार तस्वीर में आना, विदेश यात्रा तस्वीर में आना, ये सब मकर लग्न वालों के लिए हुआ होगा। मिसाल के तौर पर कुंभ लग्न वालों के लिए समाज, सामाजिक रिवाज, बड़े संगठनों में काम करना, बड़ी कंपनियों में मौके, वो या तो ट्रिगर हुए होंगे या वहां मसले बने होंगे। तो हर लग्न राशि के लिए मेष से लेकर मीन तक इस बात पर आधारित कि आपका धनु कौन सा निशान है और किस घर का मालिक है, आपको उसी हिसाब से नतीजे मिले होंगे। तो पिछले साल नवंबर से धनु राशि से 3 ग्रहों बृहस्पति, शनि
और केतु के गोचर ने नवंबर और दिसंबर के उन 2 महीनों के लिए कुछ चुनौतियां ट्रिगर की होंगी। और दरअसल जनवरी के आखिर में क्या होता है? जनवरी 2020 के आखिर में शनि मकर राशि में अपने ही निशान में गोचर करता है और इस तरह शनि अब मकर लग्न वालों के लिए लग्न में है। तो जाहिर है शनि के अपने निशान में जाने से शनि बहुत मजबूत है। तो अब हम देखते हैं पहले पिछले नवंबर में बृहस्पति का धनु में गोचर, जहां शनि और केतु पहले से थे। तभी दुनिया की तमाम चुनौतियां, वो आप जानते हैं, वायरस का ट्रिगर होना और फिर दिसंबर में अपनी मौजूदगी जोरदार तरीके से महसूस कराना, और इसलिए इसका नाम कोविड-19 पड़ना हुआ। और अब हम जानते हैं कि क्या हुआ है। 3 ताकतवर ग्रहों बृहस्पति, शनि और केतु के सभी के नवंबर के आखिर में धनु राशि में होने की वजह से, और पूरी दुनिया देख रही है कि हम किस संकट का सामना कर रहे हैं। और अब इस महीने के आखिर से, मई के आखिर से, दरअसल मई के मध्य से ही हम जानते हैं कि शनि और बृहस्पति दोनों वक्री हैं। और आप देखेंगे अगले 2.5 से 3 महीनों तक, जब तक वो मकर राशि में गोचर में वक्री है, और वो भी वहां एक बहुत मजबूत शनि के साथ और बृहस्पति के नीच राशि में होने के साथ, इसका मतलब है बहुत सारी अनदेखी घटनाएं, और कभी कभी अगर तबाही मचाने वाली घटनाएं भी हो तो पूरी दुनिया में होंगी। आप जहाजों की तबाही देखेंगे, आग देखेंगे, आप ज्वालामुखी देखेंगे, आप भूकंप देखेंगे, आप सियासी उथल पुथल देखेंगे, और आप देखेंगे कि कोरोना वायरस अपनी मौजूदगी कम से कम 2-3 महीनों तक जारी रखेगा, फिर जुलाई से धीरे धीरे कम होगा। तो जून का महीना मुश्किल भरा रहने वाला है। तो कृपया ध्यान दें और इस महीने सुरक्षित रहें। ये सबसे मुश्किल महीना हो सकता है जिसका दुनिया सामना कर रही है। तो अपनी सीट बेल्ट बांध लें और इस बहुत मुश्किल वक्री संक्रमण, बृहस्पति और शनि के गोचर के जून के बड़े हिस्से तक, कम से कम बड़े हिस्से तक खेलने का इंतजार करें। साथ में शुक्र का भी अपनी गति में गोचर में वक्री होना। तो गोचर यकीनन हम में से हर एक के लिए चुनौतियां लाएगा। अब गोचर अपना असर कैसे डालते हैं? गोचर सबसे पहले ग्रह जिस भी घर का मालिक होता है आपकी कुंडली में, जिस भी घर का वो मालिक होता है, वो घर ट्रिगर होगा जब भी उस ग्रह का गोचर होता है। मान लीजिए मिसाल के तौर पर कुंभ राशि वालों के लिए शनि का अब 12वें घर में मकर राशि में गोचर करना यकीनन विदेशी मामलों, विदेशी ग्राहकों के लिए नतीजे ट्रिगर करेगा। और अगर आप संबद्ध क्षेत्रों में काम कर रहे हैं, खासतौर पर रक्षा या पुलिस बल से जुड़े, या यहां तक कि विदेशी कंपनियों में, वो सब ट्रिगर होंगे और कुछ बदलाव, कुछ मौके भी आपको दिखेंगे। आप जानते हैं कुंभ लग्न वालों के लिए मिसाल के तौर पर शनि के 12वें घर से गोचर की वजह से, तो गोचर अपनी भूमिका निभाते हैं इस बात पर आधारित कि आप किन घरों के मालिक हो और गोचर में वो कहां बैठ जाते हैं। अगर 2 ग्रह किसी एक निशान में बैठे हो और दोनों ही किसी अहम घर से गोचर कर रहे हो, तो दोनों ही ट्रिगर हो जाते हैं। मिसाल के तौर पर इस बात पर आधारित कि किसी जातक के लिए ग्रह कैसे बैठे हैं जहां शनि और बृहस्पति का ताल्लुक है और अभी दोनों मकर राशि में हैं, वो कैसे बैठे हैं, ये भूमिका निभाएगा। अगर शनि आपकी जन्म कुंडली में आपके लग्न में बैठा है, तो आपकी सेहत, आपकी इज्जत, वो सब ट्रिगर होता है जब गोचर होता है, खासतौर पर अगर ये जन्म राशि पर होता है। तो खासतौर पर अब मकर लग्न वालों के लिए अगर शनि आपके लग्न में बैठा हुआ है और शनि अब गोचर में फिर से मकर लग्न वालों के लिए लग्न से गोचर कर रहा है, तो यकीनन शनि जन्म कुंडली के लिए शनि के लग्न में होने के नतीजे ट्रिगर करता है। शनि धीमी गति वाला ग्रह है और शनि आपकी जन्म कुंडली में मकर राशि में लग्न में है और अब शनि उस घर से गोचर कर रहा है, तो सेहत पर ज्यादातर सुस्ती के असर ये सब आते हैं। अगर मिसाल के तौर पर शनि मान लीजिए मीन राशि से गोचर कर रहा है और अगर मीन आपका चौथा घर है और शनि आपके लग्न में है, मिसाल के तौर पर आपकी जन्म कुंडली में, और अगर शनि मीन पर गोचर करता है, तो ऐसा हुआ होगा कि इस बात पर आधारित कि बृहस्पति कहाँ बैठा है, वो घर ट्रिगर होगा क्योंकि शनि बृहस्पति के निशान या घर से गोचर कर रहा है।
दूसरा, आपकी जन्म कुंडली में मीन राशि में कौन सा ग्रह बैठा है, वो भी ट्रिगर होता है और वो नतीजा होता है। तो एक धनु लग्न वाले जातक के लिए अगर शुक्र मीन राशि में बैठा है तो शुक्र मीन राशि में बुलंद है और शुक्र घरों का कारक भी है। तो अगर शनि अपने गोचर के दौरान मीन राशि से गोचर करता है तो क्या होता है, ये चौथे घर को ट्रिगर करता है, ये शुक्र को भी ट्रिगर करता है। तो ये चौथे घर के नतीजों में सुस्ती लाता है। तो अगर आप शुक्र की दशा से भी गुजर रहे हैं लेकिन शनि चौथे घर से गोचर कर रहा है, इसका मतलब है कि भले ही आपके पास खुशहाली और पैसे के लिए बहुत अच्छा दौर चल रहा हो क्योंकि शुक्र की दशा चल रही है और शुक्र आपके चौथे घर में मीन राशि में बुलंद है और घरों का कारक भी है, लेकिन शनि अब मीन राशि से गोचर कर रहा है, जिसका मतलब है शनि उस घर के नतीजों को और उस ग्रह के नतीजों को धीमा करेगा जो प्रकट होता है। तो जो भी घर या जो भी निशान और जो भी ग्रह जन्म कुंडली में है जिससे शनि गोचर कर रहा है या कोई भी ग्रह गोचर कर रहा है, वो नतीजे आएंगे। तो ये शनि से जुड़ा है। हालांकि अगर बृहस्पति किसी ऐसी जगह से गोचर करता है जहां आपका जन्म का ग्रह बैठा है तो वो भी बहुत अच्छे नतीजे लाता है। मिसाल के तौर पर अगर बृहस्पति मेष राशि से गोचर कर रहा है और अगर आपकी जन्म कुंडली में, आपकी जन्म पत्री में मिसाल के तौर पर आपका चांद मेष राशि में बैठा है और अब बृहस्पति मेष राशि से गोचर कर रहा है, इसका मतलब है कि पहला घर ट्रिगर हुआ और चांद भी ट्रिगर हुआ। और इस बात पर आधारित कि चांद किस घर का मालिक है, जो चौथा घर है, अच्छे नतीजे आते हैं जहां जायदाद के मौके, ज्यादा जायदाद खरीदने के मौके, जमीन के टुकड़ों में निवेश, गाड़ियां खरीदना, जेवर खरीदना, आराम की चीजें खरीदना, घरेलू उपकरण और ये सब ट्रिगर होते हैं। तो गोचर प्रभावों का एक जोड़ निभाते हैं। ये निर्भर करता है कि वो किस घर के मालिक है, जन्म कुंडली में वो कहाँ बैठे हैं, जिस निशान और घर से ग्रह गोचर कर रहा है वहां कौन सा ग्रह बैठा है, और अगर कोई योग है जिसमें ग्रह है वो भी अमल में आता है। तो अगर आपकी जन्म कुंडली में गजकेसरी योग है और अगर बृहस्पति उस घर से गोचर कर रहा है जिसमें गजकेसरी योग सक्रिय है तो वो गजकेसरी योग भी सक्रिय हो जाएगा। मिसाल के तौर पर कर्क लग्न वालों के लिए अगर गजकेसरी योग पहले घर में ही है, कर्क राशि में ही, बृहस्पति और चांद के साथ, तो बृहस्पति कर्क राशि में बुलंद हो जाता है। जब बृहस्पति अपने गोचर के दौरान अपनी चलायमान गति में कर्क राशि से गोचर करता है तो ये गजकेसरी योग को जोरदार तरीके से ट्रिगर करेगा और ये एक ऐसा दौर है जहां बढ़ी हुई इज्जत, पैसा, शोहरत, नाम, दौलत और समाज में बहुत ऊंचा स्थान भी ऐसे जातक को मिल सकता है जब बृहस्पति अपनी ही जगह, जन्म की जगह या जन्म कुंडली में किसी अच्छे योग पर गोचर करता है। तो इस तरह गोचर कई सारे कारकों की भूमिका निभाते हैं। ये जानना अहम है कि कौन सा ग्रह गतिमान है और वो कहाँ गोचर कर रहा है। पिछले साल मार्च में राहु मिथुन राशि में गोचर कर गया, उसी वक्त जब केतु मार्च में धनु राशि में गोचर कर गया था। तो क्या होता है जब राहु मिथुन राशि में जाता है? संवाद ट्रिगर होता है, लेकिन राहु धोखे का ग्रह है, एक साए का ग्रह। तो वो क्या करता है? वो असामान्य संवाद की जरूरत को ट्रिगर करता है, लेकिन गलत जगह संवाद को भी। तो कुछ लोगों ने महसूस किया होगा, खासतौर पर मिथुन लग्न वालों ने, और वो लोग भी जिनके, आप जानते हैं, आपकी जन्म कुंडली में मिथुन राशि में ग्रह है, वो ग्रह ट्रिगर हुए होंगे। अगर वो ग्रह मालिक है, अगर मिथुन आपके 10वें घर का मालिक है और राहु वहां जाता है और वो गोचर कर रहा है, मान लीजिए सूर्य पर जो आपकी जन्म कुंडली में बैठा है, तो नेतृत्व के साथ मसले, नेतृत्व के साथ चुनौतियां, नेतृत्व के साथ ज्यादा बातचीत, लेकिन गलत जगह संवाद और चीजें जो आपके हिसाब से न चलें, वो भी हो सकता है। इसका मतलब है कि आपको अपने उच्च अधिकारियों के साथ आने वाली चुनौतियों से निपटने के लिए ज्यादा हुनर, ज्यादा कूटनीति का इस्तेमाल करना पड़ा होगा। अगर राहु सूर्य पर गोचर कर रहा है, जो जन्म कुंडली में है, आपकी जन्म पत्री में, आपके 10वें घर में मिथुन राशि में, तो वो यकीनन होगा, जो कन्या लग्न वाले जातक के लिए होगा। तो दोस्तों, कृपया देखें कि आप किस राशि पर हैं।
आपके ग्रह किस घर से गोचर कर रहे हैं, देखें दशा और अंतर्दशा क्या है, उसी पर आधारित नतीजे मिलेंगे। दशा और अंतर्दशा के ग्रह अकेले आपको नतीजों का वादा नहीं करते, वो आपको नतीजे नहीं देते। उन्हें हमेशा ग्रहों द्वारा ट्रिगर किया जाता है, खासतौर पर शनि और बृहस्पति द्वारा, और कुछ हद तक केतु और राहु द्वारा। दूसरे ग्रह भी चीजों को ट्रिगर कर सकते हैं। मिसाल के तौर पर बुध का अपने गोचर के दौरान वक्री होना एक ऐसे ग्रह के रूप में देखा जाता है जो संवाद को पीछे धकेलता है, जो, आप जानते हैं, अचानक बदलाव लाता है, और वो उसी तरह प्रकट होता है। मंगल का किसी घर से गोचर, यहाँ तक कि आप जानते हैं, 1 महीने और आप जानते हैं, साल में कुछ दिनों के लिए भी, उस निशान और उस घर के मामले में ज्यादा आक्रामकता ट्रिगर कर सकता है, और उस घर के लिए एक ताज़ा एनर्जी भी जो मंगल कर सकता है। किसी खास घर से बहुत लंबे समय तक गोचर न करने के बावजूद शुक्र ला सकता है, उस घर से जुड़े ज्यादा माल असबाब वाले पहलुओं से जुड़ी चीजों को ट्रिगर कर सकता है, और भावनाओं को, और विपरीत लिंग और सेक्स से वो चीजें ट्रिगर हुई हो सकती हैं जहां रोमांस के मौके, शादी होना, बच्चे पैदा होना, आप जानते हैं, या किसी नए रिश्ते में आना, यहाँ तक कि किसी रिश्ते का टूटना भी हो सकता है शुक्र की वक्री गति या किसी निशान और घर से गोचर की वजह से। तो दोस्तों, ये मेरा विश्लेषण है कि गोचर करते ग्रह कैसे आपके लिए घटनाएं, सूरत-ए-हाल और मौके लाते हैं, और यहाँ तक कि आपके लिए आपकी जिंदगी में चुनौतियां भी लाते हैं। तो कृपया ध्यान दें कि आपके गोचर करते ग्रह कैसे खेलने वाले हैं, और उसी हिसाब से फैसला करें, और उसी हिसाब से अपनी जिंदगी जिएं। तो दोस्तों, कृपया मेरा वीडियो लाइक करें, कृपया इस वीडियो को शेयर करें, और कृपया मुझसे संपर्क करें अगर आप मुझसे व्यक्तिगत परामर्श लेना चाहते हैं। और जब तक हम किसी और वक्त मिलते हैं, ये हैं आपके दोस्त और रहनुमा इरफान, आपसे इजाजत चाहते हैं। नमस्कार।